नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति और इसकी प्रस्तावना। आज हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत कि इसके पक्ष में हम क्या देते हैं कि भारत एक उभरती विश्व शक्ति है। तो उसमें है पहला कि भौगोलिक विशेषता। भारत की भौगोलिक स्थितियाँ इसकी विश्व शक्ति बनने के अनुकूल है। सर्वप्रथम हम इसके भीतर आकार पर विचार करें तो ये पाते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से ये विश्व का 7वां विशालतम देश है, जो हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों से लगकर दक्षिण के इसका पृथक भौगोलिक अस्तित्व है। 3 ओर समुद्र से घिरा होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा प्राप्त है। समुद्र की यह स्थिति इसके विश्व शक्ति बनने में सहायक कही जा सकती है। समुद्रों के अनेक आर्थिक लाभ हैं, क्योंकि समुद्र में खनिज और प्राकृतिक संपदाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि समुद्र संसाधनों का वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दोहन किया जाए तो भारत में विज्ञान और तकनीक का विकास होगा एवं इसके आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके उत्तर में महान हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, जहां से दक्षिण में बढ़ता हुआ कर्क रेखा तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में मिलता है। बंगाल की भू आकृतिक एवं प्राकृतिक संरचना विभिन्नता लिए हुए हैं, जो असीमित प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है। ब्रिटिश काल में प्राकृतिक खजाने का अनियंत्रित दोहन तत्पश्चात स्वतंत्र भारत में नियोजित तरीकों से इन संसाधनों का प्रयोग किया गया। आज भी भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। भारत की नदी प्रणाली अनूठी है, जो जीवनदायिनी है। सिंधु, गंगा और यमुना के मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। कृषि योग्य भूमि का आंकलन करें तो भारत विश्व की प्रथम शक्ति कहा जा सकता है। बहुमूल्य खनिज व वन संपदा में भी आज भी भारत के अकल्पनीय विकास की संभावनाएं निहित है। विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधन अति दोहन के कारण लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं, जबकि भारत में ये विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत की नदी प्रणाली भी अनेक विभिन्नताओं में समेटे हुए हैं। इनसे सिंचाई नदियों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रथम हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ, तीसरा तटीय नदियाँ और चौथा अंतःस्थल प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ बारहमासी है, जिनमें बर्फ़ पिघलने से पानी आता है, इसलिए इनमें वर्ष भर निर्बाध जल बहता है। मानसून के महीनों में हिमालय पर होने वाली भारी वर्षा का जल भी इन नदियों में आता है। सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों से हिमालय की मुख्य नदी प्रणालियां बनती है। सिंधु और गंगा विश्व की बड़ी नदियों में गिनी जाती है। गंगा का मैदान सबसे अधिक विस्तृत है। ये उत्तरांचल में हिमालय से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राज्यों से में मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना, रामगंगा, चंबल, बेतवा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। बच्चों, आप इसको नोट कर लें। ज्योग्राफी के जो बच्चे हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं, वो इनसे परिचित हैं और बाकी के विद्यार्थी इस चीज़ को नोट कर लें। ब्रह्मपुत्र तीसरी लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थान तिब्बत में है। अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती हुई बांग्लादेश तक जाती है। गोदावरी विशाल नदी है। कृष्णा, कावेरी, पेरियार, महानदी दक्षिण भारत की अन्य उल्लेखनीय नदियां हैं। पश्चिम व मध्य भारत की प्रसिद्ध नदियों में नर्मदा, ताप्ती प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। नदियों से उपलब्ध संसाधनों में मछली पालन, आखेट, परिवहन, खनिज, जल संसाधनों का निर्माण, बांध व ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण व संचालन, वन संपदा इत्यादि की भरपूर उपलब्धता एवं संभावनाएं भारत को भविष्य में
पहाड़ भी आ गए, तो इस चीज़ का आप नोट करते रहेंगे, उसको याद करेंगे। अब है इसी की भौगोलिक विशेषताओं में है प्राकृतिक संसाधनों ने यहाँ के वन क्षेत्रों, वनों में उपलब्ध विभिन्न किस्म की वनस्पतियाँ, फल फूल, कंद, लकड़ी, औषधि इत्यादि भारत की प्राकृतिक संपदा में वृद्धि करती है। यहाँ जंगलों व बागान में उगने वाले पेड़ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। यहाँ के वन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की विशेषताएं सम्मिलित किए हुए हैं। यहाँ सदाबहार वर्षों के वनों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। वन क्षेत्रों में औषधि निर्माण की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कृत्रिम औषधियों से सारा संसार उपने लगा है एवं प्राकृतिक औषधियों को मानवता का हितैषी माना जाता है। यदि इनका विकास आने वाले समय में होगा तो भारत प्राकृतिक औषधियों का सिरमौर देश होगा। इस चीज़ को आप अंडरलाइन कर ले। यदि इनका जीव जंतुओं की दृष्टि से भारत को प्राकृतिक संसाधन विश्व में अनूठे हैं। जलवायु और प्राकृतिक वातावरण की व्यापकता भिन्नता के कारण भारत में लगभग 1 लाख किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसकी जो संख्या है वो वर्तमान समय में अधिक है। इस क्षेत्र में भारत विश्व का समृद्ध देश है। इन सभी जीव जंतुओं का प्राकृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं विभिन्न औषधियों व आर्थिक उपयोगी है। ये भी भारत का सुनहरा भविष्य बनाने में सहायक है। यदि समग्र रूप में भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं तो पाते हैं कि जलवायु की विभिन्नता के उपरांत भी ये स्वास्थ्यकर है। ऋतुओं की विभिन्नता ने भारतीय संस्कृति को रंगीनियत प्रदान की। मेले, उत्सव, त्यौहार और मौज मस्ती इन प्राकृतिक अवस्थाओं से उपजी हैं। इसलिए यहाँ के दर्शन में रागात्मकता का तत्व उल्लेखनीय है। आशावाद एक दूसरा है। इसमें कुंठाओं का कोई स्थान नहीं है, जबकि विकसित देश सामाजिक व सांस्कृतिक कुंठाओं का अभिषेक भोग रहे हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि भौगोलिक जो विशेषता है उस विशेषता हमारे यहाँ ऐसी है कि भारत एक उभरती विश्व शक्ति में इसमें सहायक है। जैसा कि यहाँ पर एक वो संदर्भ आया है कि औषधियों के बारे में, तो हमारा जो आयुर्वेद का भारतीयों को इतनी जानकारी है आयुर्वेद की, और प्राचीन समय में भी हैं। आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है प्रथम वर्ष में। उसमें आपने देखा कि गुप्त काल में आयुर्वेद के कितने महत्वपूर्ण वेद और कितने ज्ञाता थे। उन्होंने चरक ने जो रसायन शास्त्र में, धन्वंतरी था, वेदंत, इतने महत्वपूर्ण आयुर्वेद के ज्ञाता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण किया, और वर्तमान समय में भी आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है इसमें उभरती विश्व शक्ति के उसमें सहायक में मानव संसाधन। भारत के पास मानव संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मानव पृथ्वी पर प्राप्त लाखों जीवों में सर्वश्रेष्ठ जीव है। मानव की बौद्धिकता, विलक्षण प्रतिभा, सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति अकल्पनीय है। प्रकृति की शक्तियों को अपने हित में मोड़कर उसे अपने अनुकूल बनाने में अपार सफलता अर्जित की। उसने अपनी सभ्यता, समाज व संस्कृति को जन्म दिया। समाज व संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर किए जाने वाले मानव के प्रयासों ने विज्ञान का विकास किया। सृष्टि पर भौतिक संसाधनों को रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने में मानव की सफलताओं का जितना गुणगान किया जाए वह कम है। जनसंख्या वृद्धि संबंधी जनसंख्या वृद्धि को स्वतः ही तार्किक व नियोजित बना देती है। जनसंख्या वृद्धि समस्या तब बनती है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था अविकसित अवस्था में हो एवं निरंतर प्रगति के स्थान पर पराभव की ओर उन्मुख हो। मानव संसाधन के विकास की उचित व्यवस्था व अवसरों का अभाव भी जनसंख्या वृद्धि को भार बना देता है। यदि मानव संसाधन का उचित विकास हो तो जनसंख्या राष्ट्रीय और सामाजिक बोझ के स्थान पर संपत्ति के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन विकास से तात्पर्य सामान्य शिक्षा के माध्यम से मानव का उपयुक्त मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा विज्ञान व तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक व मानसिक कौशल को विकसित करने से है। वर्ष 2001 में भारत की जनसंख्या 1,02,80,00,000 पहुँच गई, जो विश्व की आबादी का 16.7 हिस्सा है। यदि भारत की अभी जो जनगणना का जो है स्तर वो बदलता रहा है और
वर्तमान समय में भी बदला है, इसको आप अपनी जीके अपडेट करेंगे, उसमें इसको जोड़ेंगे। यदि भारत के भूभागों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यहाँ मानव जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। चीन जैसे देश में पहाड़ों और निर्जन स्थानों की भरमार है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में मानव का अस्तित्व कठिन है। कनाडा जैसे विशाल देश का 2/3 हिस्सा निर्जन है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी निर्जन स्थान पर पर्याप्त मात्रा में है। इन सब के विपरीत भारत में निर्जन स्थान लगभग ना के बराबर है तथा कृषि योग्य भूमि भारत के पास सर्वाधिक है। अतः यहाँ के मानव संसाधन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों दृष्टियों से विकसित किया जाए तो भारत ये विश्व में अपनी सफलता व सर्वोच्चता का डंका बजा सकते हैं। कुल मिलाकर भारत में भरपूर मानव संसाधन प्राप्त है। दुनिया भर के विकसित के उपक्रमों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। जब जनसंख्या नियोजन के कार्यों में तेजी आई तभी से भारत में मानव संसाधन के विकास पर विशेष ध्यान गया। हम अपेक्षित साक्षरता तो अर्जित नहीं कर सके, किंतु 21वीं सदी के आरंभ में सर्व शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा 20वीं सदी के अंत तक पर्याप्त मात्रा में हुआ। सामान्य शिक्षा माध्यमिक स्तर पर व्यापक हुई। इसी प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा का विस्तार हुआ। औद्योगिक संस्थानों, ITI, पॉलिटेक्निक शिक्षा संस्थानों, अभियांत्रिक महाविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों और IIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थानों के निरंतर विकास ने कुशल मानव संसाधन के विकास को गति प्रदान की। तकनीकी, अभियांत्रिक, प्रबंधन एवं लेख शिक्षा का विस्तार न केवल इस देश के लिए है बल्कि विश्व के देशों के लिए कुशल मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की स्थिति में है। भारत के मानव संसाधन के क्षेत्र में अकल्पनीय व अप्राप्त संभावनाएं मौजूद हैं। इसको आप वर्तमान स्थिति में आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ महामारी कोरोना जो है उसका जो वैक्सीन तैयार करने में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे ज़्यादा मैं आपको इसमें क्या उदाहरण दूँ, तो मानव संसाधन भारत के पास उत्तम है और हर क्षेत्र में हम कहीं भी पीछे नहीं हैं और हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा जो है वो है विशाल कृषि ढांचा। भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ की जो जनता है वो 70% जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन मानव जीवन के लिए प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। मानव प्रौद्योगिक एवं औद्योगिक उत्पादों के अभाव में जीवित रह सकता है, किंतु कृषि उत्पादों के अभाव में वह भूखमरी का शिकार होकर संसार छोड़ने पर मजबूर के पश्चात हमें काफ़ी सीमा तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। हरित क्रांति से आप परिचित हैं। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में हरित क्रांति क्या थी, इसका अर्थ क्या है और उसका क्या परिणाम पड़े इसके बारे में आपको बताया। तो इन प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि हमारे देश में एक विशाल कृषि ढांचा निर्मित हो गया। आज भी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि से होता है। कृषि के क्षेत्र में विश्व शक्ति बनने की स्थिति में है। अभी तक यही माना जा रहा है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था किसी भी देश की विकसित कहलाने का आधार प्रदान करती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पिछड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, किंतु अब स्थितियां बदल चुकी है। भारत अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत बनाकर विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। कृषि विज्ञान, कृषि शिक्षा का बड़ा ढांचा बनाने में हमें सफलता मिलती है। इस ढांचे को निरंतर अग्रगामी बनाए रखना आवश्यक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान विस्तार केंद्र, केंद्र एवं राज्य सरकारी कृषि विभागों को विशाल कृषि ढांचा निर्मित हो गया। इनका अधिकतम उपयोग व लाभ लिया जाए तो भारत की कृषि प्रगति विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम करे, भारत को विश्व शक्ति का दर्जा दिला सकती है। कृषि के मशीनीकरण और यंत्रीकरण की दिशा में प्रगति संतोषजनक है। मशीनों के उपयोग से मानव को कम महत्वपूर्ण नहीं बनाया जा रहा है बल्कि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछड़े और पुराने कृषि के तरीकों व औजारों के स्थान पर विकसित तरीके व विकसित तकनीकी अपनाई जा रही है। किसानों को नई तकनीकी, नई तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाए। भारतीय किसान परेशान न हो इसलिए उनको ऋण व्यवस्था भी उपलब्ध किए जा रही है। कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अनियोजित ढंग से किया गया है। हमारे यहाँ किसानों को अन्नदाता भी कहा गया है। इसके तार्किक और
खेती की शुरुआत ने आशा का संचार किया है। इसके माध्यम से भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के साथ साथ उत्पादन को बढ़ाया जा सके और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। कृषि उत्पादन में जैविक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर उत्पादन को कई गुना बढ़ाया गया है। तो हमारी जो कृषि व्यवस्था है वो भी भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति में सहायक है। आप इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी के साथ कृषि के साथ जुड़ा पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो भारत को विश्व शक्ति बनाने में मदद कर सकता है। वर्तमान में देश के कृषि उत्पादनों में पशुपालनों का योगदान महत्वपूर्ण है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन और डेयरी विकास की उल्लेखनीय भूमिका है जिसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुमान है कि विश्व में सबसे अधिक पशुधन भारत में है। पशुओं से दुग्ध उत्पादन, मांस, चमड़ा, हड्डियां और अंडा, ऊन उत्पादन आदि भरपूर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग मानव आहार के साथ साथ उद्योग हेतु कच्चे माल के रूप में होता है। इनसे उत्पादित औद्योगिक उत्पादन मानव जीवन का अनिवार्य और आवश्यक अंग है। जैसे कि दूध है, दही है, घी है, यह हमें पशुओं से ही प्राप्त होता है। इनसे उत्पादित में पशु उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ा है जिसे और अधिक भी बढ़ाया जा सकता है। उपयुक्त विशाल कृषि ढांचे व पशुपालन की स्थितियाँ आशावर्धक हैं और भारत इनको अपनी आर्थिक शक्ति बनाकर विश्व मंच पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उपस्थित हो सकता है। कृषि व पशुपालन में उपलब्ध संभावनाओं के दशमांश को मुश्किल से उपयोग में लाया गया है। यदि इसका अधिकतम उपयोग किया जाए तो इसके परिणामों की सहज ही कल्पना की जा सकती है। तो आप इसको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आप इसको वर्तमान समय में